हकीम वकार का मतब दिल्ली शहर का एक मशहूर और बड़ा मतब बन चुका था। चांदनी चौक के मेन चौराहे पर एक बोर्ड एक बड़ी सी हवेली पर लगा था। यह मतब जिस हवेली में था उसकी भी एक कहानी मशहूर थी। कहते हैं ये हवेली बहादुर शाह जफ़र के किसी वजीर या मुशीर की थी। बहादुर शाह जफ़र की गिरफ्तारी के बाद इस हवेली के मकीनों पर भी जवाल आ गया और अंग्रेज़ों ने उन सबको हवेली के अंदर ही कत्ल करवा दिया और हवेली को सील कर दिया। कुछ अरसा के बाद किसी सरकारी इदारे ने इसको ले लिया और सफाई करवा कर अपना दफ्तर कायम कर दिया, मगर मुश्किल से चंद माह वो उस दफ्तर में रुक सके और फिर वो भाग गए। हवेली फिर बंद हो गई और कई साल बंद रही। फिर किसी सरकारी ज़रूरियात के तहत इसको खोला गया और दफ्तर बनाया गया, मगर इस दफ़ा तो चंद यौम में ही दफ्तर की ईंट से ईंट बजा दी गई और सरकारी तौर पर इसको आसेब ज़दा करार दे दिया गया। मगर इसके बावजूद भी इस पर लोगों की नज़रें थीं, क्योंकि यह बड़े मौके की जगह थी। हवेली लाल पत्थर की बड़ी खूबसूरत इमारत थी। फिर किसी हिंदू ने कोशिश करके इसको हासिल कर लिया। आदमी चालाक था और हवेली के हालात जानता था। उसने इसमें रिहाइश नहीं की, बल्कि इसके बड़े कमरों को और खुले मैदान को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक हफ्ता में ही उसको अंदाज़ा हो गया कि उसने गलती कर दी है। उसका माल बोरियों में रखा जाता था। वो हर किस्म का होता था, अनाज से लेकर बर्तन और ना जाने क्या क्या। वो एक कारोबारी आदमी था। जो सामान यहाँ रखा गया इसका उसको नुकसान उठाना पड़ा। बोरियां खाली हो जाती, माल गायब, बर्तन टूट जाते, चौकीदार रात को अंदर नहीं जाते और जो अंदर जाता उसके हाथ पैर सलामत ना रहते। हज़ारों का नुकसान करने के बाद उसको बंद कर दिया गया और उसकी नीलामी का ऐलान कर दिया गया, मगर ख़रीदार कोई ना आया, क्योंकि इस हवेली की शोहरत इतनी ख़राब थी कि कौन आता। मगर वक्त मुकर्ररा पर हकीम वकार अहमद पहुँच गए। हवेली के बाहर शामियाना लगाया गया था ताकि बोली लगाने वाले लोग यहाँ बैठें। कुर्सियाँ डाली गई थी। शामियाने में एक आदमी भी ना था। हकीम साहब तांगे से उतरे, मगर ये समझकर कि शायद नीलामी नहीं होगी, पलटकर तांगे की तरफ आने लगे तो किसी ने आवाज़ दी, आइए साहब आइए। हकीम साहब ने पलटकर देखा तो शामियाने के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा नजर आया। वो उसकी तरफ बढ़े। वो आदमी सफ़ेद कुर्ते और सफ़ेद धोती में मलबूस था। हकीम साहब करीब गए तो वो बोला, मेरा नाम गोवर्धन है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ और मैंने ही नीलामी का ऐलान किया था, मगर ख़रीदारों का पता नहीं है, सिर्फ आप आए हैं और मैं ये समझकर शायद नीलामी नहीं होगी वापस जा रहा था। हकीम साहब ने कहा, इतनी बढ़िया हवेली के ख़रीदार दिल्ली में नहीं, हैरत है। गोवर्धन बोला, ख़रीदार तो बहुत हैं मगर हिम्मत नहीं है। हकीम साहब ने कहा। गोवर्धन कारोबारी जहन रखता था, समझ गया कि हकीम साहब को सब पता है। बोला, उड़ाने वाले भी खूब उड़ाते हैं, आपने परिचय नहीं कराया श्रीमान, मैं हकीम वकार अहमद हूँ, शायद आपने नाम सुना हो। हकीम साहब बोले, अरे वाह, दिल्ली में रहता हूँ, आप तो दिल्ली की आन हैं, मगर दर्शन पहली बार कर रहा हूँ। वो बोला, अब आप नीलामी तो करने से रहे, अब क्या इरादा है? हकीम साहब ने पूछा। अगर आप खरीदने का इरादा लेकर आए हैं तो हम दोनों बात कर लेते हैं। गोवर्धन बोला, ठीक है, आप मुझे अपनी मांग बता दें, मैं इस पर गौर करूँगा। हकीम साहब ने कहा, सच बात तो ये है हकीम साहब कि मैंने जिस मतलब से हवेली को ख़रीदा था उसमें कामयाब नहीं हुआ और अपना हज़ारों का नुकसान उठाना पड़ा, मगर मैं उस नुकसान की बात नहीं करता। मैंने इस हवेली की ख़रीदारी पर जो रकम दी है वही अगर मिल जाए तो मैं हवेली आपको दे दूंगा और वो सरकारी कागजात मेरी सच्चाई की गवाही देंगे। मैं हरगिज़ इसको फ़रोख्त ना करता, मगर इंसान इंसानों से लड़ सकता है, हवाई चीज़ों से कौन मुकाबला करेगा? मैं फंसा हुआ हूँ, मगर आप भी इसी शहर के मशहूर आदमी हैं। मैं साफ साफ बता दूँ कि इस हवेली में रहना किसी इंसान के बस की बात नहीं। मेरे आदमियों ने बताया है कि इसके अंदर कोई एक नहीं बल्कि नामालूम कितनी बलाएं रहती हैं। अब आप गौर करें, कीमत की बात नहीं है, कम बढ़ सकती है, मगर ये गले का फंदा है, अभी तो ये मेरे गले में है, मैं इससे जान छुड़ाने की फ़िक्र में हूँ, सोच लें, गौर कर लें। गोवर्धन बोला। गोवर्धन की बात से हकीम साहब मुतासिर होते हुए बोले, हवेली की बलाओं से तो मैं दोस्ती कर लूँगा, आप अपनी मांग बताएं। मैंने सरकार को 10,000 रुपये दिए थे, कुछ ऊपर खर्च हुआ था, मगर मैं उसका जिक्र नहीं करता, आप सिर्फ 10,000 में इसको ले सकते हैं। गोवर्धन बोला, तो फिर आप मेरे मतब में कल आ जाएं, सारे कागजात वगैरह लेकर, आगे बात वहीं पर होगी और सौदा बन गया तो अदायगी कर दी जाएगी और रजिस्ट्री वगैरह करा लेंगे। हकीम साहब बोले। दूसरे दिन गोवर्धन एक वकील के साथ कागजात लेकर आ गया और बोला, आपकी आज्ञा के मुताबिक हाजिर हूँ, ये मेरा वकील है, ये सब रजिस्ट्री वगैरह करवाएगा। हकीम साहब बोले, मेरे एक साथी हैं हकीम कामिल, आने वाले हैं, फिर बात करते हैं, आप जब तक शरबत पिएं, इसकी आपने जहमत क्यों की? गोवर्धन बोला, आप मेरे घर आए हैं क्योंकि मतलब मेरा घर भी है, कुछ तो खिदमत मुझे करना है। हकीम साहब बोले,
हकीम कामिल कुछ ही देर में आ गए। तारुफ हुआ। उसके बाद हकीम कामिल ने 10,000 रुपये की एक थैली गोवर्धन के सामने डाल दी और बोले, आपकी डिमांड इसमें है। वकील साहब कागजात तैयार करें, सौदा पक्का हुआ। गोवर्धन और वकील ने हैरत से हकीम कामिल और हकीम वकार को देखा और फिर चंद मिनट के बाद गोवर्धन बोला, हकीम साहब ये तो बताएं आप वहाँ क्या करेंगे? वो हवेली दरमियान शहर है और हमारे काम यानी मतब के लिए निहायत मुनासिब है, मतब ही बनाएंगे। हकीम वकार बोले, बेशक उसके बड़े बड़े कमरे और हॉल ऐसे हैं कि आपके काम के लिए बेहतरीन इंतखाब है, पर यह काम आप वहाँ कर सकेंगे? गोवर्धन बोला। हकीम कामिल ने कहा, सेठ आपका शुक्रिया कि आपने उस हवेली के बारे में कुछ नहीं छुपाया। आपकी दर्द सरी अब हमारी दर्द सरी है, हम उसको आबाद करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अगर हम कामयाब हुए तो आपको ज़रूर बताएंगे। उनके जाने के बाद हकीम वकार बोले, आप बताओ तुमने एकदम पक्का सौदा कर दिया? क्यों? मैं हवेली में चक्कर लगा कर आया हूँ, वहाँ जो कुछ है वो इतना खतरनाक नहीं है। रोलका ने कहा, है क्या आखिर? हकीम साहब बोले, उस हवेली में कत्लेआम हुआ था, बच्चे बूढ़े जवान औरत मर्द सबको कत्ल किया गया था। उस कत्लेआम में हवेली के मकीनों ने कुछ अंग्रेज़ों को भी कत्ल किया था। उन मजलूमों की रूहें और उन अंग्रेज़ों की रूहें हैं, वही उस हवेली के अंदर मंडलाती रहती हैं। रोलका बोला, पहले तो उसकी सफाई करानी है और रंग रोगन कराना है, मुरम्मत करानी है, दरवाजे खिड़कियां सबको चेक करना है। हकीम साहब बोले, 3-4 दिन रुक जाएं, उसके बाद ये सब करेंगे। रोलका बोला। रात को रोलका हवेली की तरफ चला गया। हमेशा की तरह मेन गेट बंद था और पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी, मगर रोलका अंदर चला गया। मेन गेट से अंदर आते ही एक बड़ा कमरा दाईं तरफ और एक बाएं तरफ बने थे। वो दाईं तरफ के दरवाजे के अंदर चला गया। उस कमरे में एक औरत के करहाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उसको मारा जा रहा था, उस पर जुल्म हो रहा था। वो उस तरफ चला जिधर से आवाज़ें आ रही थी। उसने देखा ज़मीन पर एक बरहना औरत पड़ी थी और उसके अतराफ में कुछ गोरे खड़े थे। वो उसके बदन के नाजुक हिस्सों को संगीनों से छेड़ रहे थे और औरत तड़प रही थी और रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी और वो लोग दांत निकालकर हंस रहे थे। बड़ा दर्दनाक और वहशियाना मंजर रोलका के सामने था। रोलका ने अपने एक कारिंदे को इशारा किया और उन अंग्रेज़ों की गर्दनें उसने पकड़ ली। वो फिरफिराते रहे मगर वो कारिंदा उनको लेकर उड़ गया। औरत पर जुल्म बंद हुआ तो वह हैरत से चारों तरफ देखने लगी। रोलका ने उस पर एक बिस्तर पर पड़ी चादर जो कि निहायत बोसीदा थी डाल दी और बोला, तेरे साथ रोज़ ये जुल्म होता है? हाँ, नवाब साहब के मरने के बाद इस हवेली में रोज़ ये होता है, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी हम कैदी हैं, हर रोज़ यही होता है। औरत बोली, तेरी तरह और कितनी औरतें हैं यहाँ पर? रोलका ने पूछा। औरतें कहाँ, उनकी रूहें हैं और हर रोज़ उन पर ऐसा ही वक्त आता है। औरत बोली, नवाब के ख़ानदान की 10-12 हैं, कुछ लौंडी बांधियाँ हैं, कुल 20 से ऊपर ही हैं। और मर्द कितने हैं? रोलका ने पूछा। मर्द तो बहुत हैं, उनका शुमार क्या बताऊं? औरत बोली, सबकी रूहें हैं यहाँ पर? रोलका बोला, नहीं, सब नहीं हैं। औरत बोली, तू मुसलमान है? रोलका बोला, मैं हिंदू थी, नवाब के पास आई तो मुसलमान हो गई, मैं लौंडी थी। वो बोली, तू यहाँ से आज़ादी चाहती है? रोलका ने पूछा। कौन रोज़ रोज़ ऐसी अजियत बर्दाश्त करता है? औरत ने कहा, आ मेरे साथ, खड़ी हो जा। वो मेन गेट के पास आया और बोला, जा चली जा, अब फिर कभी दुनिया में ना आना। वो दौड़ती हुई बंद दरवाजे से बाहर चली गई और रोलका अंदर की तरफ चला। अंदर बड़े भयानक मनाजिर उसके सामने आए। उसने जालिम को कारिंदे के हवाले कर दिया और मजलूम को हवेली के बाहर कर दिया। हवेली के बहुत सारे मुकामात पर सख्त ताफुन भी था। यहाँ पर गलाजत के ढेर थे। ये गलाजत कौन लाया था इसका पता ना था, मगर पूरी रात में रोलका ने आधी आत्माओं को आज़ाद कर दिया और फिर वो वापस आ गया। दोपहर के बाद दिन में वो फिर हवेली के अंदर था। अंदर सन्नाटा था, जगह जगह जंगली झाड़ियाँ खड़ी थीं और चमगादड़ों के गौल नज़र आते थे। चमगादड़ों की आंखें उस पर थीं, कहीं कहीं सांप और दूसरे रेंगने वाले जहरीले जानवर भी नजर आते। कमरे में कदीम ज़माने के फर्नीचर टूटा फूटा भरा था, उस पर मनो धूल मिट्टी जमी थी। कुछ कमरे साफ भी थे। ये वो कमरे थे जिनको गोवर्धन ने इस्तेमाल किया था। वो जहाँ गया बड़ी बड़ी चमगादड़ें उसके सर पर मंडलाती रहीं। कमरों के बाद एक खुला मैदान था और उसके दरमियान एक कुआं था। रोलका ने उसमें झांक कर देखा। कुआं बहुत गहरा था, पानी नजर नहीं आता था, मगर उसके झांकते ही बहुत सारी चमगादड़ें फिरफिराकर ऊपर आईं और पहले से उड़ती चमगादड़ों में शामिल हो गईं। रोलका जानता था ये सब कौन है। उसने एक तरफ इशारा किया। जिधर उसने इशारा किया था वहाँ से एक एक बादल सा उठा और चमगादड़ों के ऊपर आ गया। उस बादल के आते ही चमगादड़ों में बेचैनी पैदा हो गई और वो राह फरार तलाश करने लगी। कुछ कुएं की तरफ आईं, मगर कुएं से धुआं खारिज हो रहा था और उसमें तेज़ आग जल रही थी। बादल अपनी जगह उनको घेरे खड़ा था। अचानक एक गूंजदार आवाज़
हवेली के दरमियानी मैदान में उभरी। ये आवाज़ रोलुका की थी। एक स्याह काला आदमी कुएं के पास खड़ा था। उसका कद 6 फुट से ज़्यादा था। ऊपरी बदन नंगा था और उसके बदन की मछलियाँ नुमायाँ थीं। सर पर एक परों का ताज था और गले में हड्डियों की माला थी। आंखें जैसे बल्ब जल रहे थे। उसने कहा, तुम सबको जाना है। तुम्हारा यहाँ क्या मुनासिब नहीं। हर आत्मा को वापस जाना है। जो नहीं जाएगा जिद करेगा, उसको भी जाना होगा। मैं मौका दे रहा हूँ, ये आखिरी मौका है। जो नहीं गया वो नुकसान में रहेगा। उसके कहते ही बादल एक तरफ से हट गया और चमगादड़ें कम होने लगी और कुएं की आग कम होती गई और फिर एक भी चमगादड़ न रही। गलाजत में आग लग गई और सब जल गई। कुएं में पानी नजर आने लगा और रोलुका में तब्दीली आई और वह हकीम कामिल नजर आने लगा। उसने एक चक्कर हवेली का लगाया, हवेली के बाहर आ गया और शाम से पहले वह हकीम वकार के सामने था। सुनाओ, क्या खबर है? हकीम वकार ने पूछा। खबर अच्छी है। उस हवेली में अब कुछ नहीं है। आप उसकी मुरम्मत का काम करवा सकते हैं। रोलुका बोला, अरे तुमने इतनी जल्दी ये काम कर दिया? वो रूहें वहाँ पर कैद थीं, उनमें जालिमों की रूहें भी थीं, मगर ये समझ नहीं आया कि उनको कैद करने वाला कौन था और उसने उनको क्यों कैद किया था। उनसे उसको क्या फ़ायदा था? रोलुका बोला, होगा कुछ। अब ज़्यादा कुरीद करने की ज़रूरत भी क्या है? हकीम वकार बोले, ज़रूरत तो शायद पड़ जाए, क्योंकि कोई चीज़ बेवजह नहीं होती। उस हवेली में एक मुद्दत तक उन रूहों को रोके रखना बेवजह तो नहीं हो सकता। रोलुका बोला, ये तुम्हारा काम है, तुम ही बेहतर तौर पर जानते हो। हकीम वकार ने कहा और फिर मुरम्मत और चूनाकारी के मजदूर लगा दिए गए। असरेनो हवेली को बनाया और सजाया गया। मरीजों के बैठने की जगह और हकीमों के मुआयने की जगह बनाई गई। दुआओं के रखने के गोदाम बनाए गए। दरवाजे खिड़कियों की मुरम्मत की गई और हज़ारों मन कूड़ा करकट बाहर ट्रकों में लाद कर फेंका गया। लोगों ने हैरत से ये सब देखा। गोवर्धन ने कहा, हाय बेचारा हकीम, कितना खर्च कर रहा है, मगर भागेगा 2-4 दिन में। लोगों ने हकीम वकार का मजाक भी उड़ाया, मगर 1 माह की मेहनत ने हवेली का नक्शा बदल दिया और फिर बड़ी शान से हवेली के दरवाजे पर बोर्ड आवेज़ा कर दिया गया, जिस पर हकीम वकार के साथ हकीम कामिल का नाम भी नुमाया था। उन 2 नामों के बाद 2 नाम और लिखे थे। वो नाम थे हकीम अशरफ और हकीम इशरत। ये दोनों हकीम वकार के बेटे थे और अपनी तालीम पूरी करके अपने ख़ानदानी पेशे की तरफ आ गए थे। उनकी तरबियत उनके बाप ने और हकीम कामिल ने की थी और दोनों के दिलों में खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भर दिया था। उनकी ज़ुबान मीठी और आवाज़ में मोहब्बत की चाशनी थी। लोगों की क्या साराइयाँ दम तोड़ गई। गोवर्धन के खदशात पूरे ना हुए तो वो एक दिन हकीम वकार के पास आ गया और बोला, हकीम साहब, ताज्जुब है, आपने इस हवेली को बदल कर रख दिया। आपको कुछ ना हुआ? मैंने तो बड़ी कोशिश की थी, मगर बड़े बड़े दिल्ली के माने हुए करू लोगों ने हाथ उठा लिया था। कहते थे, अरे एक हो तो लड़ें, यहाँ तो फौज है पूरी, किस किस को काबू करेंगे। मगर आपने क्या जादू किया कि सब दूर हो गई। हकीम वकार मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया है। मैं खिदमतगार हूँ। अल्लाह के बंदों की खिदमत मेरा पेशा है। मेरी नीयत खिदमत करने की थी और है, तो अल्लाह ने अपना करम कर दिया है। बस ये बात तो दुरुस्त है, मगर बगैर दवा के मरीज़ अच्छा नहीं होता। कुछ तो दवा दी होगी। गोवर्धन बोले, अरे साहेब, आप किस फेर में पड़ गए? बहुत से इलाज दवा से नहीं होते। हकीम साहब बोले, मेरे लिए तो ये बहुत ताज्जुब की बात है हकीम साहब। गोवर्धन बोला, आपका जहन कारोबारी है, इसलिए आपको समझने में परेशानी हो रही है। गोवर्धन ने गर्दन हिलाई और खड़ा होकर हाथ मिलाया और चला गया, मगर उसके अंदाज से ये पता चलता था कि वो हकीम साहब के जवाब से मुतमईन न था। हकीम वकार के पास अब बड़े बड़े केस आते थे जो दूसरे हकीम उनके पास लाते थे। हकीम कामिल और वो उन केसों को मिलकर हल करते थे। हकीम अशरफ और इशरत के अलावा भी कई हकीम मतब में काम करते थे, क्योंकि रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से मरीज़ आते थे और दूर दूर से आते थे। दूसरे शहरों से आने वालों के लिए मैदान में कमरे बना दिए थे। वो वहाँ क़याम भी करते और उस क़याम का कुछ उनसे नहीं लिया जाता था। मरीज़ की हैसियत के मुताबिक उससे तलब किया जाता था। आते ही एक मरीज़ का फार्म भरता था, उसकी आमदनी और उसके घरेलू हालात लिखता था। उसकी रोशनी में उसका बिल बनाया जाता था। कुछ अरसे के बाद तमाम लोग समझ गए थे कि ऐसा क्यों होता है। कुछ मरीज़ों का इलाज पूरा होता था मगर बिल नहीं होता था। दवाएं भी मुफ्त दी जाती थी और कुछ के बिल ज़्यादा बनते थे, मगर इस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया था। जो आता है आए, ना आता है ना आए। हकीम वकार की पॉलिसी यही थी। ये पॉलिसी हकीम कामिल और हकीम वकार ने बनाई थी और उस पर बड़ी पाबंदी से अमल हो रहा था। बाहर के मरीज़ को मुफ्त के कमरों में रखा जाता था और उनकी पूरी देखभाल होती थी। इतना कुछ करने के बाद भी मतलब नुकसान में नहीं था। ये खुदा की रहमत थी। उनकी शोहरत इतनी थी कि वो अगर चाहते तो हज़ारों रुपए रोज़ कमाते, मगर नहीं कमाते थे, खिदमत करते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि हकीम वकार दिल्ली के कदीमी बाशिंदे नहीं हैं। सहारनपुर को
हकीम साहब खुद भी भूल चुके। उनके मतब में हैरत अंगेज पेचीदा इलाज भी होते थे और मज़े की बात ये कि उस पर कुछ खर्च भी नहीं होता था। यही बात उनके हम पेशाओं के लिए परेशानी का बाइस थी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि किसी वैद्य ने या हकीम ने उनके पास ऐसे केस भेज दिए जो उनके बस से बाहर थे, मगर हकीम वकार की हैरत अंगेज़ दवाओं से वो ठीक हुए और ये दवाएं रोलुका ने उनको लाकर दी। हकीम वकार की शोहरत और नेकनामी उनके पुराने दुश्मन गंगाधर को एक आंख नहीं भाती थी। गंगाधर ने हकीम वकार के हाथों बड़ी जिक उठाई थी। हर मौका पर उसकी बेइज्जती हुई थी। वो विल्लभगढ़ के ज्ञानी भीमनाथ के कत्ल को नहीं भूला था। ज्ञानी भीमनाथ अपने वक्त का बहुत बड़ा जादूगर था। उसके सामने किसी का चिराग नहीं जलता था, मगर उसकी मौत कितनी खौफनाक थी। 2 बंदरों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गंगाधर ने उस केस को हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बनाने की कोशिश की, मगर अदालत ने कातिल बंदरों की तलाश का हुक्म देकर और गंगाधर और वकील राममूर्ति के प्लान को ख़त्म करा दिया। मगर उन दोनों के दिलों में हकीम वकार के लिए नफरत तो अब भी थी। अब तक उनको कोई मौका ऐसा नहीं मिला था कि वो हकीम वकार के खिलाफ कुछ करें। अब हकीम वकार की शोहरत और नेक नामी के चर्चे सुन सुनकर गंगाधर अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वो एक दिन वकील राममूर्ति के दफ्तर चला गया। वकील ने उसको देखकर कहा, पिधारो वैद्य जी, खैर तो है, कैसे कष्ट उठाया? वैद्य उसके सामने बैठ गया और बोला, मेरे अंदर एक अग्नि का दरिया फूट पड़ा है। अरे हम दिल्ली के, हमारे दादा परदादा दिल्ली के, और दिल्ली में वो बाहर से आया मलीच कमा रहा है। अरे जिसको देखो उसकी तारीफ कर रहा है, और तो और हिंदू भी उसके गुण गा रहे हैं। भला बताओ, सच बात तो ये है कि उसके काम ऐसा करवा रहे हैं। वकील राममूर्ति बोले, तुम भी उसके गुण गाने लगे? वैद्य गंगाधर बोले, अरे नहीं वैद्य जी, ये बात नहीं है। मेरे दिल में उसके खिलाफ बड़ी नफरत है। ज्ञानी भीमनाथ जैसे महापुरुष का कत्ल मैं नहीं भूला, पर क्या करूं, ना वो बंदर मिले और ना केस आगे चला। मैं तो हैरान हूं कि एक आदमी दिल्ली और वल्लभगढ़ दोनों जगहों पर कैसे पाया गया। वकील बोला, ये पुरानी कथा कब तक याद रखोगे? कुछ सोचो, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। गंगाधर ने कहा, ये तो आप ही सोचो, इन कामों में आप ही होशियार हो। वकील ने कहा, तो मेरा साथ दोगे? अरे धर्म के नाम पर ही साथ दे देना। गंगाधर ने कहा, वैद्य जी चिंता ना करो, गले गले पानी में भी साथ देंगे। धर्म के मामले में कौन हिंदू जाति साथ ना देगा? वकील बोला, खुश कर दिया वकील साहब, अब मैं चलता हूँ। कुछ बात आगे चली तो आऊँगा। ज़रूर आएँ, मगर जो काम करें पूरे बंदोबस्त से करें। पहले आप कई चोट खा चुके हैं, मेरी भी सुबकी हो चुकी है। आखिर मेरा भी कुछ तो भरम है इस शहर में। मैं किसी कमज़ोर केस पर हाथ नहीं रखूँगा। वकील ने साफ साफ कह दिया, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि कचहरी अदालत का चक्कर ही ना चले और काम हो जाए। वैद्य ने कहा, ये काम भी देखभाल के करने की ज़रूरत है। वकील बोला, अरे तुम भवानी और काली के दीवानों को इतना कमज़ोर भी ना जानो, बस ज़रा कोई मिल जाए पूरा। पहले हमसे यही गलती हुई कि कमज़ोर आदमी पर भरोसा करके रहे, अब क्या ऐसा नहीं होगा। वैद्य गंगाधर बूढ़ा हो गया था। उम्र के साथ साथ हकीम वकार के खिलाफ नफरत में भी इजाफा हुआ था। उसने अपने हमख्याल बंदों से मुलाकातें करना शुरू कर दी। जीवन गर्दारी भी मुसलमानों के लिए नफरत की अलामत था। गंगाधर उसके पास चला गया। वो बोला, अरे वैद्य जी, आपके बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। अरे काहे के दर्शन, हमारे सीने पर तो एक मलीच मूंग दल रहा है। वैद्य गंगाधर बोले, अरे तो ज़मीन पर दे मारो ससरे को, इसी कारण तो आए हैं तुम्हारे पास, हमारे पास का तो वो है नहीं। वैद्य ने कहा, कैसी कमज़ोर बात करते हो वैद्य जी? जीवन बोला, कमज़ोर नहीं है, ये हकीकत है। तुमने हकीम वकार का नाम तो सुना होगा, आजकल दिल्ली में उसका ही डंका बज रहा है। जब नया नया था, हमने उस वक्त ही उसके पैर उखाड़ने की कोशिश की थी। उसके आसार उस वक्त भी हिंदू जाति के लिए अच्छे नहीं लगते थे, मगर भैया क्या बताएं, उसने तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी और हमारे ही पैर धरती से ऊपर कर दिए। बड़े से बड़ा वकील कुछ ना कर सका। हमने बहुत भारी केस बनाया, मगर कुछ ना हुआ। उसके पास ना जाने क्या ज्ञान शक्ति है कि उसका कुछ होता ही नहीं। अब तो दिल्ली के बीच में बड़ा भारी दवाखाना बनाए बैठा है और सैकड़ों मरीज आ रहे हैं और मौज उड़ा रहा है। अरे हिंदू जाति के लिए क्या डूब मरने का मुकाम नहीं? मैं तो कहूँ कि कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी बनी बनाई इज्जत को खाक कर दे। वैद्य बोले, अरे तो ये कौन सा मुश्किल काम है, भेज दो कोई मरता आदमी उसके पास, मर जाए तो इल्ज़ाम उसके सर धर दो और चला दो कत्ल का केस, खुद दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जीवन बोला, तुमने कह दिया और हो गया ऐसा? अरे तुमने उसको परखा नहीं है। अरे वो उस मरते आदमी को भी ठीक कर लेगा और वो आदमी भी उसके गुण गाने लगेगा। वैद्य बोला, तो फिर किसी ऐसे को तलाश करो जो अपने जादू से उसका धड़न तख्ता कर दे। जीवन बोला, अरे ऐसा कोई मिले तो मैं उसी की खोज में हूँ। गंगाधर बोला, एक आदमी मेरी नज़र में ऐसा है तो, मगर कह नहीं सकता कि वो ये काम करेगा कि नहीं। अरे तुम बताओ तो मैं राज़ी कर लूँगा। वैद्य ने बेसब्री से कहा, तुमने फलेरा को देखा है?
जीवन बोला, नहीं देखा तो नहीं, मगर ज्यादा दूर भी नहीं है। वैद बोला, वो आदमी वहीं का रहने वाला है, मगर अब कहाँ है मुझे उसका पता नहीं है। फुलेरा जाकर ही उसका पता चलेगा। जीवन बोला, मैं आदमी भिजवाई देता हूँ, पता हो जाएगा, मगर उसका नाम पता बताओ। वैद बोले, पहले तो वो फुलेरे के एक मंदिर में रहता था। वो मंदिर काली का था और शहर से बाहर था। उसका नाम मोहन राज है। मैंने जब देखा था उस वक्त 60 के करीब था। तुम पता कराओ, मगर वो राजी ना हुआ और ना मिला तो मुझे दोष मत देना। जीवन बोला, तुमने और शक में डाल दिया, मगर खैर काम तो करना है, जोखिम तो उठाना ही होगा। वैद बोला, और अगर वो मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चिंता न करना। जीवन बोला। वैद गंगाधर ने फुलेरे एक आदमी रवाना कर दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। वो आदमी 15 दिन के बाद वापस आया। वैद गंगाधर तो भरे बैठे थे। बोले, अबे तू गया तो बैठ के ही रह गया, क्या खबर है, जल्दी से सुना। मैं फुलेरे के काली मंदिर में गया था, मगर वहाँ पर पता चला कि मोहन महाराज वहाँ से चले गए। फिर बड़ी भागदौड़ के बाद पता चला कि वो अछनेरे गए हैं। मैं उस तरफ को दौड़ा, मगर पता नहीं चला। वहाँ पर एक मंदिर में एक पुजारी ने बताया, यहाँ पर करीब ही एक गांव है गोपीचंद। मैं गांव गोपीचंद की तरफ गया। वहाँ पर एक बहुत पुराना गिरा पड़ा सा काली का मंदिर है और आबादी से भी दूर है। मैं डरते डरते वहाँ गया, क्योंकि गांव के आदमी उधर नहीं जाते। मंदिर खाली पड़ा था। मंदिर के चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ हैं, उनके बीच ये मंदिर है। मगर मंदिर क्या है, एक ज़रा सा मगहट था, उसमें काली की मूर्ति रखी थी। मूर्ति पर गेंदे के ताज़ा फूल पड़े थे और लोबान सुलग रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ, आदमी तो कोई नज़र नहीं आता, फिर ताज़ा फूल कौन डाल गया। मैं पलट कर आने ही वाला था कि किसी का भारी हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैंने घूम कर देखा तो एक तवील कामत आदमी खड़ा था। उसका बदन नंगा था, निचले धड़ पर एक लंगोटी थी, चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उसकी शक्ल से साफ जाहिर होता था कि वो कोई गैर मामूली चीज़ है। उसके पतले पतले होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आंखें चमकदार थीं और उनमें गुस्सा भरा साफ नजर आता था। डर के मारे बुरी हालत थी। मेरी समझ में सिर्फ यह आया कि मैं उसके चरणों में बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, माफ़ कर दो गुरु, मैं खुद से नहीं आया, आपके पास भेजा गया हूँ। मोहन महाराज ने अपनी गरजती आवाज़ में कहा, खड़ा हो जा। मैं फ़ौरन खड़ा हो गया। वो एक तरफ को चले और बोले, मेरे साथ आ। मैं उनके पीछे चला। उन्होंने एक चक्कर मंदिर के गिर्द लगाया और एक गुफा में चले। मैं भी उनके साथ था। ताज्जुब था, उधर ऐसी वैश्याना जगह, मगर गुफा साफ सुथरी थी। एक मिट्टी का चबूतरा बना था, उस पर वो बैठ गए और बोले, अब बता क्यों आया है और किसका संदेशा है। मैंने कहा, महाराज दिल्ली में एक वैद्य हैं, उनका नाम गंगाधर है, उनको आपकी ज़रूरत पड़ गई है। कुछ काम है, मगर काम का मुझे अंदाज़ा नहीं है। वैद्य है कितना बड़ा, वैद्य के लिए खुद ना आया और तुझे भेज दिया मरवाने को। वो तो तेरी जिंदगी थी। जिस समय तू वहाँ पहुँचा उस समय देवी मौजूद नहीं थी। अगर होती तो तेरा कल्याण हो चुका होता। उस वैद्य को जाकर कहते, हम उसके नौकर हैं कि उसके हुक्म पर उसके पास दौड़े चले जाएंगे। काम हो तो खुद आए, फिर सोचेंगे। और तू सुन ले अच्छी तरह, अब इधर गांव गोपीचंद मत आइयो, जा दौड़ जा। और मैं जो वहाँ से दौड़ा हूँ तो अछनेरा में सांस ली। वो बोला, अच्छा ठीक है, अब तू जा, तेरा काम खत्म हुआ। वैद्य गंगाधर दौड़े जीवन की तरफ और उसको पूरी कथा सुनाकर बोले, अब बताओ जीवन जी क्या करें। हिम्मत करो वैद्य जी और अछनेरा चले जाओ। जीवन ने मशवरा दिया, तुमने खूब कही, मैं बूढ़ा आदमी अकेला कैसे जाऊं, और किसी को साथ ले जाने का मतलब है हमारे राज में एक और साझेदार हो गया, और मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। पहले बहुत चोट खा चुका हूं, तुमको तो सब पता है। तुमने खुद भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरा साथ दो। देख लो, धर्म का काम है, तुम्हारा और मेरा धर्म अलग अलग तो है नहीं। वैद्य बोले, वैद्य जी बात यह है कि मेरा हाथ जरा तंग है, इसलिए अकेले जाओ। जीवन ने बहाना बनाया। वैद्य गंगाधर बोले, अरे इसकी तुमने बड़ी फिक्र करी, मैं सब करूंगा, तुम अब चलो बस। अब जीवन के पास हाँ के सिवा कोई चारा ना था। बोले, तो ठीक है वैद्य जी, आपको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, और धर्म का मामला है, बताओ कब चलोगे। आज का दिन तो गया, अछनेरे का रास्ता 4 घंटे का तो है, कल सवेरे की गाड़ी पकड़ लेते हैं, 2-2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मौका हुआ तो उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन गोपीचंद गांव चले जाएंगे और मोहन महाराज से मुलाकात कर लेंगे। दूसरे दिन दोनों अछनेरा रवाना हो गए। 3:30 बजे स्टेशन पर उतर गए और स्टेशन से बाहर आ गए। अछनेरा कोई बड़ी जगह नहीं है, एक कस्बा है, ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादातर लोग ज़राअत पेशा हैं। वक्त ज़्यादा हो गया था, आज तो गांव गोपीचंद नहीं जा सकते थे, रात गुजारनी थी। एक हलवाई से उन्होंने पूछा, भाई हमें आगे जाना है, रात गुजारने की जगह कहीं मिल जाएगी। हलवाई बोला, धर्मशाला है तो एक, पर उसका पंडित बड़ा खरांट है, चले जाओ शायद जगह दे दे। और हाँ,
अगर आएँ बाएं शाएं करे तो उसकी हथेली पर 5 का नोट रख देना, मान जाएगा। मगर खा पी के जाना भैया, वो कुछ नहीं देगा। हलवाई बोला। हलवाई ने जो बताया था पंडित उससे 2 जूते आगे था। बोला, अरे ये धर्मशाला है, मुसाफिर खाना नहीं है, और रोज चोरी चकारी हो रही है। मैं तुम पर भरोसा कर लूं और तुम रात को काम दिखा दो तो मैं क्या कर लूंगा, बोलो। ये सुनकर वैद्य जी बोले, पंडित जी जरा देखो तो मेरी उम्र क्या है, और ये जीवन जी इनकी उम्र देखो। ना हम तेज चल सकेंगे न भाग सकेंगे, भला चोरी क्या करेंगे। पंडित ने दोनों को गौर से देखा और बोला, फिर भी जोखिम तो है। वैद्य जी ने एक 5 का नोट उसकी हथेली पर धर दिया और बोले, अब जाने भी दो। पंडित ने नोट देखा और बोला, आदमी 2 नोट 1, ये खूब रही। वैद्य गंगाधर समझ गया कि आदमी सख्त लालची है। उसने 1 नोट और दे दिया। पंडित बोला, चलो ठीक, धर्म की सेवा भी जरूरी है। वो 2 खाट पड़ी हैं, पढ़कर सो जाओ। मैं सवेरे आऊँगा तो उठा दूंगा, और हाँ अगर और रुकना हो तो ये रेट होगा। जीवन और वैद्य को गुस्सा तो आया, मगर क्या करते, नई जगह थी और रात सर पर खड़ी थी। सवेरे 6 बजे ही पंडित ने उनको उठाया और बोला, रात तो गुजर गई, और रुकोगे या जाओगे। जीवन ने कहा, अरे पंडित जी हम काम से आए हैं, आगे एक गांव है उसका नाम गोपीचंद है, वहां जाना है। वापस आवेंगे तो बताएंगे। मैं गोपीचंद गांव का हूँ, वहां किससे मिलना है, बताओ। पंडित बोला, गांव से जरा दूर एक मंदिर है काली का, वहां जाना है। वैद्य बोले, ऐसी गलती भी ना करना, अरे वो तो बड़ी खतरनाक जगह है, कोई उधर जाता नहीं। पंडित बोला, वहां पर एक महान पुरुष है, उससे मिलना है। जीवन ने कहा, वहां कोई नहीं है, किसी ने तुमको गलत बताया है। पंडित बोला, 2-4 दिन पहले एक आदमी उससे मिलकर गया है। वैद्य बोले, तो फिर जाओ, मुझे तो जो पता था बता दिया, आगे तुम जानो। पंडित चला गया और दोनों को तजब्जु में गिरफ्तार कर गया। दोनों खामोश थे, दोनों सोच रहे थे कि अब क्या करें। चंद मिनट खामोशी रही, फिर वैद्य जी बोले, अब ओखली में सर तो दे ही दिया है तो धमकियों से क्या डरना। बात तो वैद्य जी ठीक है, जाना तो पड़ेगा, तो फिर तैयारी करो। धर्मशाला के बाहर ही कुछ खाएंगे और फिर चलेंगे। गांव से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मील पर यह मंदिर था, मगर उस मंदिर के तरफ कोई खेत नहीं था और ऐसा भी कोई निशान नहीं था जिससे जाहिर हो कि यहाँ कोई आता है। मंदिर का ज़्यादा हिस्सा तो गिरा हुआ था, उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थी। मंदिर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, उन झाड़ियों के अंदर से जाना था। जीवन ने कहा, वैद्य जी मंदिर तक तो जाना है और झाड़ियों से ही गुजरना है, बोलो आ जाओगे। अब तो ये करना ही पड़ेगा। और दोनों झाड़ियाँ हटाते मंदिर तक जाने लगे। दोनों के हाथों में कांटे चुभ गए। वो मंदिर के सामने जा खड़े हुए। मंदिर में वही जगह ठीक थी जहाँ पर काली की मूर्ति रखी थी। मूर्ति पर आज भी गेंदे के फूल पड़े थे और ताज़ा थे। दोनों को हैरत हुई, दूर दूर कोई नजर नहीं आता, आने के आसार नजर नहीं आते। फिर ये ताज़ा गेंदे के फूल कौन डाल गया? मगर उनको इस पर सोचने की ज़्यादा मोहलत नहीं मिली। उन दोनों की गर्दनें किसी के मजबूत हाथ में थी। वो अपनी खुरखुराती आवाज़ में कह रहा था, कौन हो तुम दोनों? वैद्य ने हिम्मत की और बोला, महाराज मोहन के दर्शन को आए हैं। क्यों आए हो? पूछा गया। महाराज ने हुक्म दिया था कि मैं खुद आऊँ। मेरा नाम वैद्य गंगाधर है। वैद्य बोला, अच्छा तो वो तेरा भेजा आदमी था, चल ठीक है, बच गया, आओ मेरे साथ। और वो उनको उसी गुफा में ले आया और बोला, बोल काहे को आया है, जो बात है सच सच बता दे। वैद्य गंगाधर ने पूरी रुदात सुना दी और चुप हो गया। तो मोहन बोला, तेरी और उस हकीम की लड़ाई है, तू इसमें धर्म को ले आया है। तेरे धर्म को उस हकीम ने कभी छेड़ा है? फिर धर्म की बात ना कर, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि उसके खिलाफ कुछ करो, वो साफ बच जाता है। ज़रूर उसके पास कोई शक्ति तो है, तेरी यही बात मुझे अपील करती है। बाकी सब तेरी ज़ाती लड़ाई है और हसद है। तू जा, मैं जानूँ और वो हकीम जाने, मैं खुद तेरे पास आऊँगा। तू हरगिज़ हरगिज़ अब इधर ना आना, मेरी बात पल्ले बांध ले और मेरा इंतज़ार करना। और तू खुद भी हकीम के सामने नहीं जाएगा। वैद्य गंगाधर को लगा अब मिला है काम का आदमी, मगर खरांट है, पूरी बात भी नहीं सुनता। वो वकील राममूर्ति के पास दौड़ा। राममूर्ति वकील ने कहा, वैद्य जी तुम जानो हमारा समय कितना कीमती होता है, तुम हर वक्त आते रहोगे तो मेरा कितना काम का हरज होगा। मुझे पता है वकील साहब, पर मैं बेवजह तो नहीं आता। आप चूंकि हमारे पुराने मित्र हैं और सारी कथा आपको पता है, ज्ञानी तेवाड़ी का कत्ल और 2 बंदर जिनके बारे में अब तक पता नहीं चला। पूरी राम कहानी आपके सामने हुई। किसी नए वकील को क्या पता? पहले तो वो यकीन ही नहीं करेगा, और करेगा भी तो एकदम उसकी समझ में ये सब गोरख धंधा नहीं आएगा। आगे चलकर शायद कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाए, इसलिए आपका साथ होना भी ज़रूरी है। मौजूदा हालात आपके सामने रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। इस कारण आपके पास में आता हूँ। मेरा मन किसी और वकील पर जमता भी नहीं। वैद्य गंगाधर बोले,
अब समझ में आई ना बात, पहले बता देते। पर ज़रा तुम ये भी तो ख्याल करो, महंगाई बढ़ गई है, हमारे भी अखराजात तो हैं, बच्चे भी ज़्यादा हो गए। बेफ़ायदा अपना समय तो ख़राब नहीं कर सकता। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पुरानी गुत्थी शायद अब हल हो जाए और फिर ये मामला धर्म का भी है। मगर वैद्य जी, ये जालिम पेट बुरी बला है, ये समझ लो। राममूर्ति ने वैद्य का दाव वैद्य पर ही मार दिया। वैद्य गंगाधर भी पुराने खिलाड़ी थे, समझ गए। बोले, अरे तुम फीस की तो फिक्र ना करो, केस शुरू हुआ तो ज़रूर मिलेगी, और अगर ना हुआ तो हम बेकार अपना वक्त बर्बाद करके धर्म की सेवा करेंगे। वैद्य जी, मैं वकील हूँ, बड़े रंग रोज़ देखता हूँ। साफ बात यह है कि मुझे साथ रखना है तो फीस आज से ही लूँगा। वैसे मुझे लगा नहीं है कि कोर्ट कचहरी का मामला होगा। ऐन वक्त पर आ जाओ तो भी मैं काम तो करूँगा, मगर मुझे केस समझने में वक्त तो लगेगा। राममूर्ति बोला, आपकी आखिरी बात में बहुत वजन है। वैद्य जी बोले, तो फिर अपनी जेब का वजन कुछ कम करो और 500 रुपये यहाँ धर दो। राममूर्ति ने कहा, 500 क्यों, पहले तो 100 रुपये लेते रहे हो। वैद्य बोले, वो ज़माना गुजर गया, अब हालात दूसरे हैं, फीस भी बढ़ गई है। राममूर्ति बोले। वैद्य ने ज़रा सा मुँह बनाया और 500 रुपये गिन के राममूर्ति के हवाले कर दिए और बोले, आप ज्ञानी तलवाड़ के कत्ल केस पर भी ज़रा गौर कर लेना, शायद हवाले की ज़रूरत पड़ जाए। अरे अब तुम चिंता ही ना करो, अब कि हकीम मेरे हाथ आ गया तो भगवान की सौगंध वो रंग दिखाऊंगा कि दिल्ली छोड़ के फिर सहारनपुर भागेगा। वकील राममूर्ति नोट मिलते ही जोश में आ गया। अच्छा अब चलता हूँ, मोहन महाराज आवेंगे, तुमसे मुलाकात करूँगा। वैद्य बोले, मतब में कई हकीम इलाज करते थे। हकीम इशरत के पास एक मरीज़ आ गया। मरीज़ के साथ एक औरत थी। ये लोग भरतपुर से आए थे। मरीज़ के जिस्म पर आबले थे और ये आबले रोज़ पैदा होते और सफ़ेद पानी से भरकर खुद फूट जाते और ज़ख़म पैदा हो जाता और मरीज़ के जिस्म में जलन पैदा हो जाती और सख्त अजियत में मुब्तला हो जाता। भरतपुर में इलाज कराया मगर फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आगरा गए, कुछ ना हुआ। आगरा में किसी ने दिल्ली का पता दिया और औरत उसको लेकर यहाँ आ गई। हकीम इशरत ने इलाज शुरू कर दिया मगर 2 रोज़ तक कुछ फ़र्क ना पड़ा तो उसने मरीज़ को अपने वालिद हकीम वकार की खिदमत में पेश कर दिया और जो दुआएं अब तक दी थीं उसकी तफसील भी बता दी। दुआ तो तुमने ठीक दी है, चलो मैं देखता हूँ। हकीम वकार ने मरीज़ का अच्छी तरह मुआयना किया। ऐसे मरीज़ के जिस्म में हिद्दत ज़्यादा होती है। दवाओं पर गौर किया, उन हालात में दुरुस्त दवाएं थीं, फिर फ़ायदा ज़रा नहीं हुआ। चंद मिनट के बाद रोलका उनके पास खड़ा था। वो बोले, चकरा दिया है, ज़रा देखो तो। रोलका मरीज़ के सहारे खड़ा हो गया, उसके माथे पर हाथ रख दिया। चंद मिनट के बाद बोला, ये केस मेरा है, ठीक हो जाएगा। मरीज़ उठकर बैठ गया। बोला, तू कौन है? मैं तुझसे इलाज कराने नहीं आया, मेरा इलाज ये करेंगे। तुझे इलाज कराना है, कोई भी करे। हकीम वकार ने कहा, ये मुझे मार डालेगा। मरीज़ बोला, ये तो होगा सौगंधी के चेले। रोलका बोला, मैं सौगंधी का चेला नहीं हूँ, तो झूठ बोलता है। पाखंडी मरीज़ गुस्से से बोला, पड़ा रह, अब तू यहीं रहेगा। तू ये बता यहाँ क्यों आया है? रोलका बोला, हकीम का कल्याण करने, इसने बड़ा नाम कमाया है, इसको मलियामेट करने आया था मगर खुद पकड़ा गया। तेरा गुरु तो सौगंधी है, फिर सौगंधी का हकीम साहिब से क्या लेना देना? तू काहे आया? गुरु ने मेरा हाथ मोहन महाराज के हाथ में दे दिया है, उसके हुक्म से आया हूँ। ये मोहन महाराज कौन है? रोलका ने पूछा, मैं क्या जानूँ, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, जो कहा वो कर रहा हूँ। आगे क्या करता ये बता। रोलका ने पूछा, ये आदमी मर जाता इस दवाखाने में और ये दवाखाना बदनाम होता, फिर हकीम को ये बीमारी होती, इसकी औलाद को होती और सब मर जाते। मोहन महाराज का काम हो जाता और अब तू बाहर आ जा, तेरा काम खत्म हुआ, तू एक को भी नहीं मार सका। रोलका बोला, बाहर तो मैं हरगिज़ नहीं आऊँगा, मोहन महाराज का हुक्म है। वो बोला, तू चेला तो सौगंधी का है और हुक्म सोहन का मानता है। रोलका ने कहा, सौगंधी बीमारी दुख परेशानी करने का माहिर है, पर मोहन महाराज उससे भी आगे है। उसके पास गांव गोपी चंद में बड़े वीर हैं, मैं तो खाली बीमारी करता हूँ। वो बोला, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कड़नछूत, बड़ी से बड़ी बीमारी मेरे पास है। कड़नछूत बोला, तू बाहर नहीं आएगा तो इस आदमी के शरीर में इसकी चिता के साथ ही जल जाएगा, क्योंकि ये तो मरने ही वाला है। बाहर आएगा तो तेरे साथ ये भी बच जाएगा। रोलका ने कहा, सौगंधी और मोहन मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो बोला, तू मेरे शरण में आएगा तो बच जाएगा। रोलका बोला, तू कौन है ये तो बता। कड़नछूत बोला, तुझे बताने का मैं पाबंद नहीं हूँ, 1 मिनट में बाहर नहीं आया तो तेरी खैर नहीं होगी। रोलका बोला। रोलका ने एक छोटा सा दिया उस मरीज के सामने जलाकर रख दिया। 1 मिनट के बाद वो दिया खुद ब खुद बुझ गया और रोलका ने दूसरा दिया उस पहले दिए पर रख दिया और धागा बांध दिया। मरीज के आंवले मुरझा गए और उसको सुकून आ गया। अब ये ठीक है, 1-2 रोज़ ताकत की दवाएं दे। रोलका बोला। ये सारा माजरा हकीम वकार के सामने हुआ। उनको ज़रा हैरत नहीं हुई।
अक्सर इस किस्म के इलाज रोलका ने उनके सामने किए थे। हैरत सिर्फ इस बात की थी कि ये मोहन महाराज उनका दुश्मन हो गया है। यही सवाल उन्होंने रोलका से कर दिया। रोलका हंसकर बोला, अरे हकीम साहेब, ये दुनिया है, यहाँ पर आपकी शोहरत और नेक नामी के दुश्मन भी हैं, उनमें से ही कोई होगा। ये दोनों नाम नए सामने आए हैं। हकीम वकार ने कहा, सौगंधी के बारे में मुझे पता है, ये एक बड़ा खतरनाक वीर है। उसके पास और भी वीर हैं, ये सब गंदे वीर हैं, गंदे काम करते हैं, बीमारियां और जरासीम फैलाने के ये माहिर हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, बड़ी जल्दी भाग जाते हैं, मगर इनकी तबाहकारियाँ बहुत हैं, अच्छे भले शहर को बीमारियों से भर देते हैं। दूसरा नाम मोहन महाराज का है, ये नाम मेरे लिए भी नया है। कड़न छूत ने बताया है कि किसी गाँव में उसने वीर मंडल बनाया हुआ है, मगर सोचने की बात यह है कि उसने कड़न छूत को तुम्हारे मतब में क्यों छोड़ा? उसका और आपका ताल्लुक क्या है? इसमें ज़रूर कोई दरमियानी कड़ी है, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसके कहने पर यह आपकी तरफ आया है। बिला वजह तो वो आने से रहा। अब मुझे मतब की हिफाजत का बंदोबस्त करना है, उस दरमियानी कड़ी को तलाश करना है। हमारी दुश्मनी मोहन से तो है ही नहीं। रोलका बोला, तुमने दुरुस्त अंदाजे लगाए हैं। हकीम वकार ने कहा, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। रोलका बोला। रोलका ने दिल्ली में हकीम वकार के दुश्मनों पर गौर करना शुरू कर दिया। दिल्ली में हकीम वकार का सबसे बड़ा दुश्मन वैद गंगाधर ही नजर आया और रोलका ने उस पर अपना एक कारिंदा मुकर्रर कर दिया। वो कारिंदा उसके साथ उसके साई की तरह रहता था। एक दिन राम मूर्ति गंगाधर से मिलने आ गया। बोला, वैद जी, तुम ना आए तो चला आया हूँ, बड़ी कृपा कर दी आपने। गंगाधर बोले, सुनाओ क्या क्या खबर है, सुनाओ क्या खैर खबर है। उस हकीम का क्या हुआ? अरे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैं महाराज से मिला था, वो बता रहे थे कि एक खतरनाक भीड़ छोड़ दिया है, वही पूरे दवाखाने का कल्याण कर देगा। हकीम ससरा इलाज करते ही रहेगा और मरीज मरते जाएंगे। कुछ दिन में हकीम का भट्टा बैठ जाएगा। गंगाधर बोले, कितने दिन हो गए इस बात को? राम मूर्ति ने पूछा। 10-11 दिन हो गए हैं। गंगाधर ने जवाब दिया। तो कुछ हुआ? कुछ सुनगुन मतलब की तुमने ली? राम मूर्ति ने पूछा। रोज मेरा आदमी जावे है, पर कुछ हुआ नहीं है। दवाखाना उसी तरह चल रहा है। तो फिर समझ लो कुछ होने का भी नहीं है। मोहन महाराज का वीर बेकार गया। राम मूर्ति ने कहा। अरे का कहो हो, बड़े जबरदस्त शक्ति वाले हैं महाराज। गंगाधर बोला, पर हर बार कारगर नहीं होता। वैद्य जी, तुम्हारे आगे भी मोतीचूर का लड्डू नहीं रखा है कि उठा के खा लोगे। अरे पुराने तजुर्बे से तुमने कुछ नहीं सीखा। राम मूर्ति ने कहा। बात वजनदार है वकील, कुछ हुआ तो नहीं। मैं जाता हूँ महाराज के पास कल सवेरे। गंगाधर ने कहा, मगर उसको जाने की ज़रूरत ना पड़ी। महाराज मोहन सवेरे ही उसके पास आ गए। रोलुका का कारिंदा रात को भी पूरी रिपोर्ट रोलुका को दे चुका था और वापस आ गया था। पिधारो महाराज। गंगाधर मोहन को देखकर बोला, मैं आज आपके पास ही आने वाला था, इसी कारण तो आ गए हैं, परंतु लगता ऐसा है कि तेरा घर घेराव में है, भारी भारी है। मोहन कुमार ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर कहा, नहीं महाराज, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगता। गंगाधर बोला, तेरी आंख और मेरी आंख में बड़ा अंतर है, तेरी नाक और मेरी नाक में भी अंतर है। मैं सूंघ रहा हूँ, पर क्या है उसका पता अभी चल जाएगा। ये सुनते ही रोलुका का कारिंदा हवा हो गया और उसने रिपोर्ट रोलुका को दे दी। चंद मिनट की खामोशी के बाद मोहन बोला, भाग गया। कारिंदा फिर अपनी जगह आ गया। सोहन की आंखें फैल गई। गुस्से में बोला, अरे काहे आंख मचोली खेल रहा है, तू कौन है, सामने तो आ, फिर देखें तेरी हेकड़ी। मगर कारिंदे को लड़ने की इजाजत ना थी। मोहन ने फिर कुछ पढ़ा, मगर कारिंदा उससे पहले ही जा चुका था। महाराज फिर गड़बड़ा कर रह गया। उसका चेहरा गुस्से से और बिगड़ गया था। उसने कुछ पढ़ा और धाड़ कर बोला, अब के आए तो कर ले काबू, जाने ना पाए। गंगाधर बोला, महाराज आते ही किस चक्कर में पड़ गए, जल पानी तो कर लो। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पहले बंदोबस्त तो कर दें। और वो वहीं पर कुंडल मारकर बैठ गया और कुछ देर में उसने हाथ के इशारे करना शुरू कर दिए और कुंडल से बाहर आ गया और बोला, अब हुआ उसका काम। चिड़िया भी उड़कर तेरे घर नहीं आ सकती, जो आवेगा भस्म हो जाएगा। कारिंदे ने सारा चक्कर रोलुका को बता दिया था। रोलुका बोला, तुम उसके घर के अंदर हरगिज नहीं जाओगे, दूर दूर से उस पर नजर रखोगे। अब बात कुछ और बड़ी नजर आ रही है, उसने जरूर रास्ते बंद किए होंगे। मोहन महाराज ने गंगाधर से पूछा, हकीम की क्या खबर है? ठीक है, कोई खास बात अब तक नहीं हुई। गंगाधर बोला, अरे तो वो सौगंधी का चेला क्या हुआ, क्या फंस गया जाल में? सोहन बोला, मैं क्या जानूं गुरु। गंगाधर डरकर बोला, ठहर जा, बुलाता हूं उसको। और जमीन पर बैठकर उसने कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया, मगर कुछ ना हुआ। हर तरह उसने कोशिश कर डाली, मगर कड़न छूत ना आया, ना जवाब आया। महाराज गुस्से से सुरख हो गया और जोर से बोला, तेरा समय पूरा हो रहा है हकीम, तूने मेरा बीर पकड़ा है, मैं देख क्या करता हूँ। रात के 12 बजे का वक्त था।
मतब के सब दरवाजे बंद थे और पूरा इलाका और मतब की हवेली अंधेरे की चादर ओढ़े थी। मगर रोलका उस हवेली के अंदर था और उसके सारे कारिंदे हवेली के इतराफ में फैले हुए थे। आसमान पर कुछ परिंदे नजर आ रहे थे। ये रात के राही परिंदे यानी चमगादड़ थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ रही थी। तादाद के साथ उनके हुजम भी बढ़ रहे थे। रोलका को सब नजर आ रहा था, उसको वो भी नजर आ रहा था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। उन चमगादड़ों के ऐन ऊपर एक काला बादल जमा हो रहा था और बादल चमगादड़ों की तरफ बढ़ रहा था। फिर एक बहुत बड़े चमगादड़ ने जमीन की तरफ ऐन हवेली की छत पर उतरने की कोशिश की और वह मुंडेर पर आकर बैठ गया और फिर अंदर की तरफ परवाज करना चाहा, मगर मुंडेर ने उसके पैरों को पकड़ लिया और वह फिड़फिड़ा कर रह गया। उसके मुंह से एक करबनाक चीख बरामद हुई जो कि मोहन महाराज ने सुन ली और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, फंस गया लगता है। उसने पढ़ना शुरू कर दिया। हमला तेज करने को उसके वीर उतरने लगे मगर छत पर आकर बेबस हो गए। मगर उनकी तादाद कम ना हुई और फिर रात के अंधेरे में आसमान पर उड़ता बादल उन चमगादड़ों के ऊपर आ गया और उनमें भगदड़ मच गई। ये बादल बहुत मामूली शहद की मक्खियों का था, मगर उनकी तादाद और नज़्म ज़ब्त और हमला करने का अंदाज माहिराना था। चमगादड़ों के पास राह फरार के सिवा कोई चारा ना था। वो ज़मीन पर गिर रहे थे मगर ज़मीन पर गिरने के बाद नज़र नहीं आते थे। ये आसमानी लड़ाई थी। मोहन महाराज की फौज कमज़ोर पड़ रही थी। उसने पैंतरा बदला और आसमान से सारे चमगादड़ गायब हो गए। आसमान पर काला बादल अब भी मौजूद था। महाराज की आवाज़ रोलका के कान में आई, तू कौन है रे? मैं इंसान हूँ, रोलका बोला। लगता तो नहीं, महाराज बोला। मुझे तू इंसान नहीं लगता, रोलका ने जवाब दिया। मैं तेरी मौत हूँ। तूने मैदान मार लिया है पर ऐसा हमेशा नहीं होगा, महाराज बोला। ज्यादा अपनी तारीफ ना कर, तेरी ताकत मैंने देख ली है। और सुन, तेरा मांगे का वीर मेरे पास कैद है और दूसरों से मांग कर वार करता है, इंसानों को मुसीबत में डालता है और फिर अकड़ता भी है। रोलका बोला, ऊंचा ना बोल, तेरी हालत ऐसी करूंगा कि किसी ने नहीं की होगी। मोहन महाराज की आवाज़ आई, फिक्र मत कर, मैं तेरे करीब हूँ, फिर आऊँगा। और आवाज़ बंद हो गई। रोज़ की तरह मतलब सुबह खुला और मरीज आते गए। रोलका का काम बढ़ गया, उसके कारिंदे मसरूफ़ हो गए। फिर रात हो गई और जासूस कारिंदे गंगाधर के घर के तरफ में मसरूफ़ अमल हो गए। मकान के चारों तरफ ना नजर आने वाली एक दीवार खड़ी थी और उसकी बुलंदी आसमान तक थी। उस दीवार से रोलका का एक कारिंदा टकरा गया। एक जोरदार तड़ाका हुआ और वो हवाओं में परवास करता दूर जाने लगा। शायद उसका किसी पहाड़ से टकराने का इरादा था, मगर दूसरे कारिंदे दरमियान में फंस गए और उसको रोक लिया। वो बुरी तरह जख्मी था। रोलका ने उसको देखा और एक तरफ देखकर कहा, इसको कालाहारी में ज्वाला पहाड़ी पर ले जाओ। और वो कारिंदा चला गया। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली दफा यह हुआ कि उसका अफ्रीकी कारिंदा जख्मी हुआ। कालाहारी में रोलका के साथी और दोस्त मौजूद थे, मगर उसने कभी उनसे मदद नहीं ली थी, हालांकि वो सब उसके लिए हर वक्त तैयार थे। रोलका को संजीदा होना पड़ा। ये दुश्मन कुछ जानदार है, इस पर इल्म के साथ अकल का भी इस्तेमाल ज़रूरी था। गोपीचंद गांव अचनेरे के करीब है और ये उसी गांव से आया है। वहां पर शायद उसका बीर मंडल हो और ये वहीं से ताकत हासिल करता हो। रोलका ने अंदाज़ा लगाया और मतब पर पहरा सख्त करके गांव गोपीचंद चला गया। मंदिर वीरान पड़ा था, हर तरफ फूका आलम था। वो देवी के बुत के सामने चला गया और देवी के बुत से बोला, कब तक तू इंसानों पर जुल्म करेगी? और हाथ बढ़ाकर बुत उठाना चाहा कि बुत उछलकर ऊपर हो गया, मगर उछलकर ज़्यादा ऊपर ना हो सका और ज़मीन पर गिरकर रेजा रेजा हो गया। उसके टुकड़े होते ही वीराने में कराहें और रोने की आवाज़ें आने लगी और फिर झाड़ियों में अचानक बड़ी खौफनाक आग जल उठी और चीखों पुकार ज़्यादा होने लगी। आग आसमान से बातें कर रही थी। रोलका उस आग के दरमियान इत्मीनान से खड़ा था। दरख्त और झाड़ियाँ जल गईं तो गुफा नजर आने लगी जो कि मोहन महाराज का ठिकाना थी। अब आग के जलाने को कोई चीज़ नहीं बची थी। रोलका ने गुफा की तरफ इशारा किया और आग के शोले गुफा के अंदर चले गए और अंदर से बड़ी भयानक करबनाक आवाज़ें आने लगी और फिर एक धमाका हुआ। गुफा उड़ गई। टीले की सारी मिट्टी हवा में उड़ गई। चारों तरफ दूर दूर तक धूल फैल गई और गुफा का नामो निशान नहीं रहा। दरख्त और झाड़ियाँ जल गईं और साफ मैदान नजर आने लगा। रोलका ने एक लकड़ी उठाई। वो लकड़ी आधी जली थी। उसको मिट्टी में सीधा खड़ा कर दिया और ज़ोर से कहा, ख्याल रखना, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, तेरे साथ मेरे सब दोस्त हैं। और वापस दिल्ली आ गया। ये सारी कार्रवाई उसने दिन में की थी, क्योंकि वो जानता था कि काले और गंदे भीड़ रात में ताकतवर होते हैं, दिन में वो सूरज की रोशनी में अंधे हो जाते हैं। मगर रोलका के कारिंदे दिन और रात दोनों में पूरी तरह काम करते हैं। रात को एक दो दफ़ा मोहन महाराज की आवाज़ आई, मगर उसने जवाब नहीं दिया। आखिर में वो बोला, अरे क्या डर गया? बड़ा बलवान बना फिरता है, अब बोलती बंद है। अब रोलका का बोलना ज़रूरी हो गया। वो बोला, मैं बोलता कम हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ।
तू शेख ही खोरा है, बकवास ज्यादा करता है। जरा अपने भीरमंडल की तो खबर ले, यहाँ क्या बकवास कर रहा है। भीरमंडल में देवी मौजूद है, वो रक्षा करती है, वो तड़प कर बोला। मगर वो भाग गई, जरा दीदार तो करके आ। रोलका बोला, अरे जा, तू क्या करेगा, बड़ी शक्ति है वहां पर, परिंदा पर नहीं मार सकता। वो गुरूर से बोला, तू बातें ही करता रहेगा, और तेरा ये गंगाधर और इसके साथी तू भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर तेरा भीरमंडल चला गया है। और हाँ, जरा देखभाल कर जाना, वहां पर बड़ा खतरा है तेरे लिए। मैं छुपकर तेरी तरह वार नहीं करता, सोच ले। मगर कोई जवाब नहीं आया। रुलका समझ गया कि वो दौड़ गया है। कारिंदे ने बताया कि अब नजर ना आने वाली दीवार नहीं है, परिंदे गंगाधर के मकान पर प्रवास कर रहे हैं। महाराज अछनीरे रवाना हो गया और रुलका सवेरे सवेरे गंगाधर के पास हकीम कामिल के रूप में सुबह ही पहुंच गया। आओ हकीम साहिब, कैसे कष्ट उठाया, बड़े भाग्य हैं मेरे कि आप आए। गंगाधर बोला। रुलका ने कहा, वैद्य जी, आदमी हमेशा तो दुनिया में रहता नहीं, कुछ ऐसा जरूर करता है ऊपर, उस पर कुछ नरमी हो जाए, कुछ नेक काम करता है, दान पुण्य करता है, इंसानों के काम आता है, कुछ ना कुछ ऊपर जवाब देने की गुंजाइश पैदा करता है। बात तो तुम्हारी 16 आना दुरुस्त है। गंगाधर बोला, बुरे काम करने वाले ज्यादा दिन बुरे काम नहीं कर पाते, उनकी रस्सी तंग तो होती है। ज्ञानी तेवाड़ी की कहानी तो आपको पता है, 2 बंदरों ने उसको मार डाला, बहुत बड़ा शक्ति वाला था। तुमको पता नहीं कि वो बंदर उसके अपने वीर थे। अगर बंदर होते तो सरकार पकड़ न लेती, तुम अब फिर उसी फेर में पड़ गए हो। अरे राम राम करो, बूढ़े आदमी का क्या भरोसा, कब पता जमीन पर गिर पड़े। इस दुनिया में हजारों आए और हजारों गए, जिंदा रही तो नेकी, बदी को तो मरना ही होता है। और आगे क्या कहूँ। रुलका खड़ा हो गया तो गंगाधर बोला, तेरी बात अंदर जाती है। मैंने हकीम से दुश्मनी की, उसके खिलाफ बहुत कुछ किया, पर कुछ ना हुआ। वो अपनी जगह रहा और मैं हमेशा बदले की आग में जलता रहा। मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मगर मैं क्या करूं, अब मैं खुद फंस गया हूं। ये ज्ञानी से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरा पीछा कब छोड़ेगा, मेरे घर में मंडली लगाएगा। मैं वादा करता हूं हकीम से दुश्मनी खत्म कर दूंगा, कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगा, पर मेरा पीछा उस महाराज से कैसे छूटेगा। गंगाधर बोला, बड़ा आसान काम है, तुम ऐसा करो, फौरन यात्रा को चल पड़ो। ये तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, इसका तो कोई धर्म है ही नहीं, ये गंध है और गंदगी में ही रहेगा। रोलका बोला, इंसान की सोच के रुख को बदलना मुश्किल भी है और आसान भी। बाज दफ़ा पूरी जिंदगी जो बात समझ में नहीं आती वही बात एक इशारे में समझ आ जाती है। गंगाधर जिंदगी भर हकीम वकार से बदला लेने की कोशिश करता रहा, हर तरह हर मुकाम पर अपनी सी की। इतना आगे बढ़ गया कि हिंदू मुस्लिम फसादात तक होने के अंदेशे पैदा हो गए। मगर शायद रुलका की चोट बड़े वक्त पर पड़ी। गंगाधर के दिल के अंदर रुलका की बात असर कर गई। रुलका में यह खूबी भी थी कि उसकी बात बिगड़े से बिगड़े आदमी पर असर करती थी। शायद इसकी वजह यह हो कि वो किसी को भी मशवरा देता था, उसमें खुलूस होता था, सच्चाई होती थी। अपने मतलब की खातिर वो किसी को मशवरा नहीं देता था, वो सामने वाले के फायदे की खातिर मशवरा देता था और अक्सर उसकी बात मान ली जाती थी। यही सच्चाई की ताकत थी, यही उसका इनाम था। वो इसको पाकर खुश होता था। हकीम वकार और उसके ख्यालात का मेल था और उनकी मोहब्बत की बुनियाद ही ये थी कि दोनों एक तरह सोचते थे और अमल करते थे। महाराज अछनीरा ही गया था और फिर गांव गोपीचंद से आगे बढ़ा, मगर ये क्या, मैदान हमवार था, एक भी झाड़ी और दरख्त नहीं था, टीकरी और गुफा का नाम नहीं था। मैदान में गाय और बकरियां फिर रही थीं और आसमान पर काले बादल बारिश की तैयारी कर रहे थे। और कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। वो खड़ा रहा और मुंह ही मुंह में पड़ता रहा। शायद वो अपने बिछड़े लड़ाकों को तलब कर रहा था, अपनी मेहनत से कमाई आत्माओं को बुला रहा था, अपनी देवी काली की मदद मांग रहा था। बारिश होती रही, वो जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। उसके चारों तरफ पानी जमा हो रहा था, पानी बढ़ता गया, वो सीने तक डूब गया। उसकी प्रार्थना काली ने नहीं सुनी, उसका कोई वीर उसके पास नहीं आया। फिर वो मायूसी के आलम में खड़ा हो गया। उसके खड़े होने के बाद उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, देख लिया तूने अपने वीर कुंडल को, अब यहाँ सब्जा होगा, खेती होगी, अनाज पैदा होगा, इंसान और जानवर अपनी ग़िज़ा पाएंगे। तेरे दिमाग में अब भी कुछ आया कि नहीं? तू कौन है जो मेरे अंदर बोल रहा है? महाराज मोहन ने सवाल किया। यही सवाल कुछ पहले भी तेरे बहुत सोने किया है, मगर उनको जवाब नहीं मिला। मगर मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। वो बोला। आवाज़ आई, तेरी विद्या और तेरे मंत्र इसका जवाब नहीं देते। तेरा कैसा इल्म है कि तू अंधा है? आधा आदमी जब लकड़ी घुमाता है तो वो नहीं देखता कि किसका सर फूटा। तू भी यही कर रहा है। तेरे इल्म की जहाँ पर इंतहा होती है वहीं से मेरी इब्तदा है। मैं तेरे सर पर हूँ हर वक्त। तू दुनिया के किसी सिरे में चला जा, मेरी गिरफ्त में रहेगा। ज़्यादा लंबी मत हाँक। तो जिस इल्म से मेरे अंदर बोल रहा है वो मैं भी जानता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा। रोक सकता है तो रोक लेना।
और महाराज गायब हो गया। जमीन पर जहां वो खड़ा था वहां पर सिर्फ एक निशान रह गया। उसके जाते ही रोलुका नमूदार हो गया। उसने चारों तरफ नजर डाली और आसमान की तरफ देखकर कहा, कहाँ जाएगा। कुछ देर वो वहीं पर खड़ा रहा। फिर एक तरफ से एक परिंदा उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर बैठ गया और उसकी चोंच रोलुका के कान के पास आ गई। रोलुका ने गर्दन हिलाई जैसे कह रहा हो, ठीक है, और परिंदा आसमान की तरफ परवाज कर गया और रोलुका दिल्ली आ गया। हकीम वकार ने पूछा, क्या खबर है। भाग गया। उसकी आधी ताकत जो ज़मीन पर थी खत्म हो गई और आधी के जरिए वो लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए फरार हो गया है। मगर इस खेल में मुझे भी मज़ा आ रहा है। उसकी शक्ति जो भी है उसका खूब दिफा कर रही है, मगर कब तक। आना तो उसको दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, तुम हो। उसको तुम्हारे पीछे गंगाधर ने लगाया था, मगर गंगाधर उसको छोड़कर यात्रा चला गया। मगर महाराज के लिए अब उसकी अना का मसला पैदा हो गया है। गंगाधर तो अलग हो गया, हो सकता है मेरे और तुम्हारे बाद वो उसकी भी खबर ले। रोलुका बोला। 1 महीना गुजर गया। महाराज मोहन का किस्सा याद पारीना बन गया था, मगर रोलुका को उसका इंतजार था। दिल्ली की गर्मियाँ शबाब पर थी। बारिशों की दुआएं हो रही थी। आखिर दुआएं रंग लाईं और तेज़ बारिशें होने लगी। मतलब अपने वक्त पर खुला ज़रूर, मगर इतनी बारिश में कौन आता। कोई हकीम भी नहीं आया, मगर रोलुका अकेला और मतलब में रिहाइश पजीर स्टाफ ही था। आसमान पर काले बादल थे। बिजली बार बार कड़ाका कर रही थी। रोड पर पानी का रेला चल रहा था। रोलुका मेन दरवाजे के पास खड़ा बाहर का नज़ारा कर रहा था कि अचानक एक तांगा दरवाजे पर रुका और उसमें से एक बूढ़ा और एक औरत उतरे। उनके उतरते ही तांगा हवा हो गया। घोड़े जोर से हिनहिनाए और रोलुका के कान खड़े हो गए। उस बूढ़े की तरफ बढ़ा। औरत ने कहा, मेरे पिता की हालत खराब है, जल्दी से चेक कर लें। रोलुका ने बूढ़े को देखा। उसका पूरा बदन नीला हो रहा था। किसी जहरीली चीज के इस्तेमाल या बड़े खतरनाक सांप के काटने के आसार थे। रोलुका ने बूढ़े को बिस्तर पर लिटा दिया और एक निहायत मुजर्रब दवा बूढ़े के हलक में डाल दी। इसके बाद उसने पूछा, किसी सांप ने काटा है। हाँ हकीम साहब, हमारा मकान मोहल्ला चितली कब्र के पास है। हम लोग लकड़ी और ओपले जलाते हैं। बारिश के आसार देखकर मैं और पिताजी ईंधन को उठा रहे थे कि ओपलों के अंदर सांप था। उसने पिताजी को डस लिया। कोई बात नहीं, मैंने दवा दे दी है। अभी क्या होगी और आधा जहर बाहर आ जाएगा। इसके बाद दूसरी दवा दूंगा। रोलुका की 2 घंटे की मेहनत के बाद बूढ़े ने आंखें खोल दी। बारिश का सिलसिला भी जारी था। बूढ़ा और औरत अंदर थे। बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक रोड पर लगा हुआ बहुत पुराना नीम का दरख्त जड़ से उखड़ गया और ज़मीन पर गिरा भी नहीं और तेज़ी से मत्तब के दरवाजे की तरफ आया। बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे हवा उसको ला रही थी, मगर ऐसा नहीं था। वो इतना भारी दरख्त था कि उसको ज़मीन पर गिर जाना चाहिए था। वो दरवाजे पर गिरना ही चाहता था कि एक तेज़ हवा का ज़ोरदार रेला दरवाजे की तरफ उठा और दरख्त दूर सड़क पर एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ गिर गया। दरख्त के गिरते ही कुछ गैर मानूसी आवाज़ें उसके नीचे से उभरी और फिर खामोशी छा गई। बारिश अपने शबाब पर थी और बिजली बड़े ज़ोर की चमक रही थी। लोग कहते हैं इतनी तेज़ और खौफनाक बारिश दिल्ली में कभी नहीं हुई थी। दरख्त ज़मीन पर इतनी ज़ोर से गिरा था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक गई थी। दरख्त गिरने के बाद आसमान पर ज़ोर की बिजली कड़की। ऐसी आवाज़ पैदा हुई जैसे कई तोप एक साथ चला दी गई हों। ज़मीन से आसमान तक एक रोशन तार नजर आने लगा और मत्तब की हवेली के ऊपर गर्दिश करने लगा। कड़क और धमाके बराबर हो रहे थे। लोग घरों में छुप गए थे और बारिश का जोर और बढ़ गया था। चंद मिनट ये कैफियत रही। इसके बाद बिजली की कड़क बंद हो गई और घुप अंधेरा छा गया। दिन में रात का समा नजर आने लगा। रोलुका दरवाजे से बाहर आ गया और उसने उंगली से दाएं तरफ इशारा किया। आसमान पर फिर एक दफ़ा बिजली चमकी और लम्हे के बाद एक कड़क के साथ बंद हो गई। फिर बाएं तरफ इशारा किया और उस तरफ भी ऐसा ही हुआ और बारिश का जोर टूट गया। काले बादल मगरिब की तरफ तेज़ी से जाने लगे और हवाएं तेज़ हो गईं। 10-15 मिनट में आसमान पर कोई बादल नहीं था। धूप निकल आई थी और हवाएं भी तेज़ नहीं थीं। ज़मीन पर पानी बड़ी तेज़ी से एक तरफ जा रहा था। टूटा हुआ दरख्त सड़क पर पड़ा था और लोग हैरत से उस तनावर दरख्त को देख रहे थे। लोगों की हैरत इसलिए और ज़्यादा थी कि ये बारिश पूरी दिल्ली में नहीं हुई थी। दिल्ली शहर के लोगों ने बिजली और बादल के गरजने की आवाज़ें ज़रूर सुनी थी। लोग दूर दूर से चलकर आ रहे थे। इतनी तेज़ बारिश और सिर्फ एक महदूद इलाके में इतना तनावर दरख्त बमा जड़ के उखड़कर इतनी दूर चला गया, ये भी ताज्जुब की बात थी। कुछ देर के बाद हकीम वकार भी आ गए। रोलुका अंदर ही था। बोले, अम्मा क्या खेल तमाशा शुरू हो गया है। रोलुका ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो इसी के इंतज़ार में था। तो हुआ क्या, फिर भाग गया। हकीम वकार बोले, बड़ी तैयारी से आया था और बड़ा वक्फा देकर आया था।
ताकि मैं धोखा खा जाऊं। उसको इतनी कामयाबी ज़रूर मिली कि वो हमला करता रहा और मैं दिफा में आ गया। मैंने उस पर हमला नहीं किया। ये लड़ाइयाँ भी इसी किस्म की होती हैं कि हमलावर एक दफ़ा ज़ोर पकड़ जाए तो सिर्फ अपना दिफा करना पड़ता है और हमला करने का नहीं सोचा जाता। मगर मैं उस सूरत में भी कुछ कर लेता, मगर मैंने सिर्फ अपना और मतब का दिफा किया। इस तरह हमला हेडक्वार्टर को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि हेडक्वार्टर ख़त्म होने के बाद दुश्मन की ताकत आधी रह जाती है और दुश्मन गलतियां करता जाता है। वो यही चाहता है मगर वो कामयाब नहीं होता और फिर नंगा पर्वत की एक गुफा में बांध कर बैठ गया है। मुझे कुछ अंदाज़ा उसकी ताकत का हो रहा है। अब तक मेरा साबका जिन लोगों से पड़ा है ये उन सबसे ज़्यादा चालाक है और इसके पास कई किस्म की शक्ति भी है। ये किसी एक पर भरोसा नहीं कर रहा, मगर ज़्यादा चालाक दुश्मन भी बड़ी बड़ी गलतियां करता है। उसने बादल जमा कर लिए, बारिश करा दी, हवा चला दी, बिजली कड़का दी, धमाके करा दिए, दरख्त गिरा दिए। ये मामूली शक्ति नहीं है। इसके लिए उसने मेहनत की होगी, मगर फिर भी एक भूल कर गया। रोलका बोला। क्या भूल कर गया? हकीम वकार ने पूछा। फौज को तरतीब से लड़ाया जाता है। अगर किसी के पास फौज ज़्यादा है और बेतरतीब है तो कम तादाद की फौज भी उन पर भारी हो जाएगी। वो इस गलत फहमी में तरतीब कायम ना कर सका। मैं किला बंद था, वो खुले मैदान में था, इसलिए मेरा कम नुकसान हुआ और उसको भागना पड़ा। अब फिर दोबारा तैयारी के लिए वो वक्त लेगा, मगर अब के मैं हमलावर होऊंगा और वो दिफा करेगा। इस खेल में ज़रा मज़ा आने लगा है। तुम भी हकीम साहब खेल तमाशा करने लगे हो? हकीम वकार ने मुस्कुराकर कहा। दुश्मन टक्कर का हो तो मज़ा आता है। उसने मेरे खिलाफ अच्छी जंग की है। मेरी उम्मीद के खिलाफ कई कारिंदे जख्मी हुए हैं। मुझे भी तैयारी की ज़रूरत है। मैं सख्त हिफाजत मतलब की कर देता हूँ और उसके ठिकाने पर भी पहरा लगा देता हूँ। उसके बाहर आते ही मुझे खबर हो जाएगी और मैं कुछ दिन के लिए काला हारी जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरा पावर हाउस है और मेरा फौजी हेडक्वार्टर है। रोलका बोला। फौजी हेडक्वार्टर की तुमने खूब कही, वो भी इतनी दूर? हकीम वकार बोले। ये मैंने आपको समझाने को कह दिया है, वरना अफ्रीकी ज़बान में रूतोक कहा जाता है। उसका मतलब होता है सोतों को उठाने की जगह। रोलका बोला। ये तो तुमने और चक्कर में डाल दिया। हकीम वकार बोले। रोलका हंसकर बोला। वो सोए लोग जो सैकड़ों साल पहले सोए थे, मगर उन्होंने जो कुछ अफ्रीका में हासिल किया वो उनके पास अब तक मौजूद है। उस हुनर और इल्म को वही हासिल कर सकता है या उनसे ले सकता है जो उनकी नस्ल से हो और उनसे कम भी ना हो। उनके पास बड़े अजीब करतब और हैरत अंगेज़ चीज़ें हैं। जानवरों की ज़ुबान समझने का हुनर मैंने उनसे ही लिया था। मेरा दुश्मन तैयारी पर है तो मैं भी कुछ करूं। रोलका बोला। अब तुम क्या करने जा रही हो? हकीम वकार ने पूछा। जहां पर साल के 12 महीने बर्फ़ पड़ती है, दर्जा हरारत इतना कम होता है कि इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वहां पर भी इंसान ज़िंदा रहता और मसरूफ़ अमल रहता है। सर्दी और बर्फ़ उस पर असर नहीं करती। मेरे पास ऐसी दवाएं हैं जो कि यही काम करती हैं, मगर वो एक महदूद मुद्दत और सबके लिए नहीं है। बहुत कुछ बर्फ़ में जम जाता है। मेरा दुश्मन जहाँ पर है वो इलाका सख्त सर्द है, वहाँ पर ज़िंदगी के आसार नहीं हैं, मगर वो है। मैं भी वहाँ रहना चाहता हूँ, उसी तरह जिस तरह वो रहता है। उसकी तैयारी ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि उसका इल्म क्या है, मगर मैं जानता हूँ कि काला हरी के रुतोक में मुझे ये इल्म मिल जाएगा और मैं उसकी गुफा के दरवाजे पर बैठ सकूँगा। और रोलका काला हरी रवाना हो गया। दिमागी तौर पर उसका राब्ता हकीम वकार से होता रहा और 3 महीने गुजर गए और फिर अचानक एक दिन रोलका वापस आ गया। हकीम वकार ने पूछा। बहुत दिन लगा दिए? उन बुजुर्गों को जगाना आसान काम नहीं है, वक्त तो लगता है। रोलका बोला। हुआ क्या ये तो बताओ। हकीम वकार बोले। बर्फ़ पर रहना, उस पर आग रोशन करना और घर बना कर रहना। मुमकिन है लोग गुफाओं के अंदर रहते हैं, मगर मैं बर्फ़पोश पहाड़ की चोटी पर अब जिंदा रह सकता हूँ और उसी तरह जिस तरह ज़मीन पर हूँ। मैंने कहा था ना कि काला हरी मेरा पावर हाउस है। रोलका बोला। मोहन के आने के आसार नज़र आते हैं। हकीम ने पूछा। अब मैं उसका इंतज़ार यहाँ पर नहीं करूँगा। उसने मेरे हेडक्वार्टर पर हमला किया था, मैं उसके पास खुद जाऊँगा। अब बर्फ़ और सर्दी मेरा कुछ ना कर सकेगी। मैं उसको किला बंद करूँगा। रोलका बोला। तुम इससे पहले खुद से कभी हमलावर नहीं हुए, ये नई बात तुम्हें नज़र आ रही है। हकीम वकार ने कहा। महाराज मोहन जिस ताकत को हासिल कर रहा है वह शैतान की सबसे बड़ी ताकत है। वो इस शहर को चंद घंटों में ख़त्म करना चाहता है। अब महाराज का ताल्लुक बराह रास्त शैतान से हुआ है और वो चाहता है कि इंसानों को जितनी जल्दी वो ख़त्म कर सके कर दे, जो नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचा दे और अपने गुरु शैतान को खुश करे। रात को पता नहीं कौन सा पहर था कि रोलका अचानक उठकर बैठ गया। उसके दिमाग में आवाज़ आ रही थी। क्या घबरा गया? हम हैं महाराज मोहन, हैरत मत कर, तैयारी पकड़, हम आने वाले हैं। फिर ना कहना धोखे से हमला कर दिया। रोलका हंस पड़ा, फिर बोला।
पहले तूने धोखा नहीं किया है? अरे वो हमला कहाँ था, जरा सा जलवा दिखाया था। महाराज बोला, तेरी किताब में तो ये धोखा नहीं है, झूठ फरेब सब जायज है। तू किस मुंह से ऐसी बात करता है? तेरे गुरु ने तुझे सिर्फ झूठ के और क्या दिया है? रोलका बोला, बहुत बोल रहा है। सुन, तेरा बड़े बड़े सुरमाओं से पाला पड़ा होगा, मगर तू अब भी कम जानता है। पुरस्कार दुनिया बहुत बड़ी है। आज भी दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां हर इंसान की रसाई नहीं है। वहां पर कौन है? जमीन से आसमान तक उनकी अमलदारी है, कोई नहीं जानता। तुझे पता है उस मुकाम पर क्या है? महाराज ने कहा, वाह तेरी मालूमात, अरे ये तो हर आदमी जानता है। तू ये बता दे कि मैं कौन हूँ? रोलका बोला, बता देंगे, एक दफ़ा तुझे असली रूप में देख पावें फिर बताएंगे। वो बोला, और तेरी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। तुझे पता है दुनिया में एक ऐसी ताकत भी है जिसकी ताकत के आगे सारी कुव्वतें हीच हैं। सारी धरती की महान शक्तियाँ मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका एक इशारा पूरी कायनात को रुई के गालों की तरह फिजा में उड़ा सकता है। तू कितना बेवकूफ़ है, कितना नादान है कि उस महान शक्ति को छोड़कर शैतान का आलाकार बन गया है। तू क्या और तेरा गुरु क्या, ये दुनिया लाखों साल से है और रहेगी। तेरे जैसे ना जाने कितने आए और दुनिया को ख़त्म करने की हसरत लेकर चले गए। इंसान पहले भी था और आगे भी रहेगा। रोलका ने कहा, बहुत बोल रहा है, पहले तेरी खोज करता हूँ। तू कौन है? महाराज बोला, ज़रूर खोज कर, तुझसे पहले भी कई कर चुके हैं, तू भी कर। रोलका बोला, और राब्ता ख़त्म हो गया। रोलका को उसकी कुव्वत का कुछ अंदाज़ा हुआ। टेलीपैथी का भी वो माहिर है। एक एक करके उसके हुनर और शक्ति सामने आ रही थी। रोलका के कारिंदे दूर रहकर उसकी पहरेदारी कर रहे थे, उसके बीरों पर नज़र लगाए थे। दुर्गा और काली के बीर उसके चारों तरफ फिरते थे। अरवाहे खबीसा और पीर भैरो गोया काले जादू के सारे हथियार उसके पास थे और वो अपने गुरु की दी हुई ताकत के नशे में मस्त हो रहा था। इसके बावजूद भी वो हमला करने से डर रहा था। उसको अपने दुश्मन की ताकत का ज़रा अंदाज़ा नहीं था। वो दुश्मन के बारे में ज़रा नहीं जानता था, जबकि दुश्मन उसके बारे में ज़रा रिपोर्ट रखता था। यही वजह थी कि वो इतनी ताकत के होते हुए भी हमला नहीं कर रहा था। पहले हमले का हशर उसके सामने था। धोखे से अचानक किया गया हमला भी नाकाम हुआ था। वो बहुत दूर की सोच रहा था, मगर रोलका उसके बहुत करीब था। उसके पहरेदारों के सामने था, अंदर बाहर का मुआयना कर रहा था। उसने किले में क्या साजो सामाने जंग रखा था उसको देख रहा था। उसके पहरेदारों के मोर्चों पर जा रहा था, मगर उसके या उसके वीर को ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि दुश्मन उनके पास मौजूद है। हर जंग से पहले जासूस दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा करते हैं। अगर दुश्मन भारी है तो उसके मुताबिक तैयारी करते हैं, कमज़ोर है तो उसके कमज़ोर पहलुओं को पकड़ते हैं और फिर जंग होती है। रोलका वही कर रहा था। और फिर एक दिन रोलका उस गुफा में दाखिल हो गया जिसमें महाराज मौजूद था। अंदर महाराज एक तख्त पर बैठा था। एक नीम बरहना नारी अपने जिस्म के करतब दिखा रही थी। रोलका ने जाते ही उस नंगी औरत को जोर का धक्का दिया और वो लड़क कर दूर जा गिरी। महाराज कड़क कर बोला, कौन है तू? महाराज ने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू ही किया था कि उसका मुंह बंद हो गया। उसके वीर उसके करीब थे, मगर महाराज उनको बुला नहीं सकता था, आवाज़ नहीं दे सकता था। उसके सामने कोई नहीं था। वो जानता था कि कोई है, मगर वो कुछ नहीं देख सकता था। उसकी फौज गार के बाहर खड़ी थी और उस फौज का कमांडर कैदी हो गया था। भैरो उसका गुलाम, काली उसकी रखवाली दूर खड़ी थी। महाराज के करीब कोई नहीं आ रहा था। महाराज के गुरूर का शीशा टूट रहा था। उसकी ये तमन्ना कि वो अपने दुश्मन को देख ले, ये पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। कमांडर के पकड़े जाते ही फौज में लड़ने की ताकत कम होते होते ख़त्म हो जाती है। रोलका के सिपाही आगे आ रहे थे, उनकी तादाद भी कम नहीं थी। काले जादू के वीर हुक्म के गुलाम होते हैं, मगर उनको हुक्म देने वाला खामोश था। वो कम हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे। उनके पैरों की बेड़ियाँ टूट रही थीं। आज़ादी पाते ही वो भाग रहे थे और महाराज बेबसी से चारों तरफ देख रहा था। उसका दिमाग साफ हो गया था। उस पर लिखे मंत्र और उसके श्लोक मिट रहे थे। जुबान पर ताला पड़ा था और आंखें खुली थीं। सिर्फ एक पहर में उसके सारे वीर और अरवाहे खबीसा भूत प्रेत भाग गए। वो अकेला रह गया, मुकाबले की हसरत लिए खाली ढोल, और उसका जिस्म सर्दी से कांपने लगा। सर्दी रोकने वाली शक्ति भी चली गई। फिर एक गूंजदार आवाज़ गुफा में गूंजी, महाराज तूने देख ली अपनी ताकत? तेरी मदद को कौन आया? मैंने कहा था ना, कायनात बनाने वाले की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। मगर तू आ गया शैतान के चक्कर में। अब वो कहाँ है? आता क्यों नहीं तेरी मदद को? वो नहीं आएगा। तू इसी गार में बर्फ़ की कब्र में दफन हो जाएगा। देख ले, मैंने तुझे नहीं मारा, तेरे किसी वीर को नहीं मारा। वो तुझे छोड़कर भाग गए। मैं जा रहा हूँ, मगर तू यहीं पर रहेगा। तेरे हाथ पैर खुले हैं, मगर दिमाग तेरी विद्या से पाक हो चुका है। तुझे नए सिरे से जिंदा रहना होगा।
और अगर इस बर्फ़ के पहाड़ से उतरकर मैदान में आ पाया तो मैं तुझे इतनी रियायत देता हूँ, तेरी मौत और ज़िंदगी की जद्दोजहद में रुकावट नहीं डालूंगा। आवाज़ बंद हो गई। महाराज के हाथ पैर खुल गए और वह दौड़कर गार के दरवाजे पर आकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ।